इंटर क्लास। आज हम लोग टॉपिक मैट्रिस में हम ये देखेंगे कि आव्यूह का परिवृत्त। पिछली हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब हमें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिस, ट्रांसपोज ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिस देख रहे हैं। किसी भी आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर, यानी किसी भी आव्यूह की ए की पंक्तियां जो भी हैं उनको स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर जो आव्यूह प्राप्त होगा वो ए का परिवर्त यानी ट्रांसपोज आव्यूह कहलाता है। जिसे हम डिनोट किससे करते हैं, ए की पावर टी और ए डैश से। ठीक है, ए की पावर टी या ए डैश, टी या टी फॉर ट्रांसपोज। यहाँ पे ए बराबर क्या है, ए आई जे, ब्रैकेट के बाहर इनका क्रम जो है एम वाई एन का है। तो ए की पावर टी जो है वो कितना हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज, यानी कि जो आई है वो क्या है, रो, और जे जो है वो कॉलम है। तो यहाँ पर जे जो है वो रो की जगह आ गया और कॉलम की जगह जो है वो आई आ गया। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि जे और आई और इनका क्रम भी बदल गया, एन इंटू एम की फॉर्म में, जहाँ पे आई चेंज कर रहा है जे को और जे एम चेंज कर रहा है एन को। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि ए का आई जे का अवयव है और ए टी का जे आई का वहाँ अवयव है। ए का क्रम जो है वो m इंटू एन है और ए टी का क्रम जो है n बाई एम का है। अब मैं उदाहरण लेके देखते हैं कि यहाँ पर कि a इज इक्वल टू कितना है, R1 R2, जहाँ पर ये जो है वो 11 है, 2 है, ये हमारा जो है 11 1 2 3, और ये आपका जो है 4 5 -1 कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 -1। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा वो है तो ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग सी हो गई है। तो 1 2 3 4 5 -1 2/3 का है। तो ए डैश और ए की पावर टी को रिप्रेजेंट करेंगे किस तरीके से, पहली रो जो हमारी है, ठीक है, पहली जो रो है आपकी वही पहली रो हमारी पहले कॉलम, पहली रो हमारे पहले कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे जो R1 था वही यहाँ पर C1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से दूसरी रो जो है हमारी दूसरे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आपने ये देखा, जो रो थी इसमें वो कॉलम बन गई, जो दूसरी रो थी वो दूसरा कॉलम बन गई। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि ए की पावर टी यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की जो प्रथम पंक्ति है यानी रो है, फर्स्ट रो वो फर्स्ट कॉलम के बराबर होगी, जिसमें हम इसे कह सकते हैं कितना, ये 1 4 के रूप में है। ठीक है, और इधर क्या है, ए टी की द्वितीय पंक्ति, यहाँ पे ए का द्वितीय स्तंभ है जिसको हम क्या कह सकते हैं, 2 5। ठीक है, ए टी की तृतीय पंक्ति जो है वो ए का तृतीय आव्यूह है, 3 इंटू 3 -1। किस तरीके से हम लोग ले रहे हैं, इस तरीके से। अगर हम इसको लेना चाहें तो ये आ रहा है, ठीक है, ये आपका आता है 2 और 5। ठीक है, इस तरीके से हम स्तंभ को देख रहे हैं, जो इसका स्तंभ है लेकिन इसकी ये पंक्ति है। देखिए ये हमारा C2 आ रहा है, तो ये हमारा R2 आ रहा है। तो R2 में आप ये देख रहे हैं C2 और R2 इस तरीके से जो पंक्ति है वो इस तरीके से रिजेंबल कर रहे हैं एक दूसरे से। और परिवर्त आव्यूह के गुण व धर्म। तो अब यहाँ पे हमारी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज। क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, ए की पावर टी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज, यानी कि दोनों का ट्रांसपोज करने पर क्या प्राप्त होता है आपको, वो एक अपनी मैट्रिक्स, यानी कि जो मैट्रिक्स थी जिसका ट्रांसपोज किया गया उसका फिर ट्रांसपोज किया जाता है अगेन। तो जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है वो वही मैट्रिक्स है जो सबसे पहले हम लेके चले थे। यहाँ पर दूसरी सेकंड प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर ए डैश प्लस बी डैश, और दूसरी है कि ए का होल डैश इज इक्वल टू के ए डैश। यहाँ पर ए डैश जो है डैश से भी डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पे टी से डिनोट भी कर रहे हैं। तो आप कैसे भी रख सकते हैं इसको, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो हमारी प्रॉपर्टीज जो हैं, ए बी का डैश इज इक्वल टू
ए डैश बी डैश ना होके बी डैश ए डैश होता है। यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका जो है मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज इक्वल टू होता है कि दूसरी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इनटू पहली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों का क्रम जो है वो इस तरीके से हो कि पहली वाले ए का जो क्रम हो वो बी वाले क्रम में हमारी पंक्तियों उसके स्तंभों की और इसकी पंक्तियों की दोनों की संख्या जो है वो इक्विवेलेंट हो, तब हमारा जो है वो पंक्ति का ट्रांसपोज इस तरीके से होगा। ठीक है, अब हम ध्यान रखते हैं इसमें। तो क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये क्वेश्चन है हमारा। तो हमने ये देखा कि प्रश्न जो है वो एक लिया है हमने यहाँ पर। तो ये प्रश्न जो है वो क्या है कि यदि ए जो है वो हमारा यदि ए जो है वो कितना दे रखा है 5, 6, 2 और 1, 7, 1। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो 3, 7, 9 ये दिया है। तो ए का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। ठीक है, ए का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो उत्तर में आपको दिया हुआ है ए बराबर हमने देखा C11 5, 6, 2 ये आपके तीनों दे रखे हैं। इसी तरीके से इसका ट्रांसपोज क्या है, पहली जो रो है वही पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो आएगी वो दूसरा कॉलम बन गई और तीसरी जो रो आई वो तीसरा कॉलम बन गई। इस तरीके से हमने ट्रांसपोज शो करा है। अब अगला देखते हैं क्या है सेकंड क्वेश्चन। ए हमारी एक जो है मैट्रिक्स है 2, 5, 3, 1 और बी भी मैट्रिक्स है 5, 7, 2, 1, 0। तो ए बी का ट्रांसपोज जो है वो इक्विवेलेंट होगा बी के ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम जो है LHS जब लेके चलते हैं तो दोनों मैट्रिक्स का पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं फिर ट्रांसपोज करते हैं अगेन। तो जो हमने ये देखा कि इनका मल्टीप्लिकेशन करा तो मल्टीप्लिकेशन से हम पहली रो यानी R1 और ये C1 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से करा, फिर एडिशन किया और इसी तरीके से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर हमने ये R2 को लिया और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो इस तरीके से जो हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है उसमें हमने ट्रांसपोज करके उसको ट्रांसपोज किया तो हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है ये 20। ठीक है, ये हमारा आ रहा है 20, 17, 14, 21 ट्रांसपोज करने के बाद आ रहा है। ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद हमारा ये आ गया। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड में क्या है कि दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज, दोनों मैट्रिक्स का फिर मल्टीप्लिकेशन। तो हमने ये देखा कि इनका ट्रांसपोज किया तो हमने जो हमारा R1 था वही हमारा क्या हो गया C1 हो गया। ठीक है, जो हमारा R1 था यानी कि जो कॉलम C1 था यहाँ पर वही हमारा क्या हो गया R1 हो गया। तो हमने देखा कॉलम और रो में एक्सचेंज हो रहा है। ठीक इसी तरीके से इसको ट्रांसपोज किया तो जो हमारा 2, 5 था यानी कि क्या था ये रो, तो ये हमारा कॉलम बन गया। तो हमने ये देखा फिर इसको और सॉल्व किया हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जब सॉल्व करा तो ये हमारा जो आया वो हमारा मल्टीप्लिकेशन आ रहा है दोनों का। तो इसके बाद इसकी जो वैल्यू आ रही है 20 और 14, 17 और 21। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है हमारा वो प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा मान जो है वो इस मान के इक्विवेलेंट आ रहा है। तो ये देखा आपने ये वैल्यूज हमारी बराबर आ रही हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी में है कौन सा, स्क्रू सिमेट्रिक और नॉन स्क्रू आपका जो है सममित और विषम सममित आव्यूह। ठीक है, सममित आव्यूह को वर्ग आव्यूह, ए को सममित आव्यूह कह रहे हैं। यदि ए की पावर t इज इक्वल टू ए या हम a डैश बराबर a मान लें इसको, तो a का i j का अवयव a का j i का अवयव होता है। ठीक इसी प्रकार से हम जानते हैं इसको a i j यानी जो हमारी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो इक्विवेलेंट हो जाए किसके, उसी मैट्रिक्स के जो हम लेके चले थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो है वो पॉजिटिव रहती है। एक बात यहाँ पे A जो है और एक ट्रांसपोज है C की, तो हमने दो मैट्रिक्स लिए हैं जहाँ पे देखने पे हमें ये लग रहा है कि ट्रांसपोज और मैट्रिक्स दोनों सेम हैं। तो A एक सममित आव्यूह है। तो इस समय जो आव्यूह होगी, जो ट्रांसपोज होगा वो A डैश के लिए नहीं बल्कि A के लिए होगा। तो यहाँ पे देखेंगे A जो है वो सममित आव्यूह है। और विषम सममित आव्यूह के लिए स्क्रू सिमेट्रिक, तो स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम लेंगे ये आपकी आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और
सिमेट्रिक है, और तो यहाँ पर लेंगे हम सिमेट्रिक, ठीक है, और यहाँ पे इसको लेंगे स्क्रू सिमेट्रिक, ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे हमने स्क्रू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली, जिसमें हमारा ये ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये हमारी जो है वो वर्ग आव्यूह हों। क्या हो? वर्ग आव्यूह, यानी कि उनके ऑर्डर जो हैं वो जो है वो पंक्ति और रो इक्वल हों, ऐसी स्थिति में, जबकि m बराबर n हो। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं वर्ग आव्यूह क्या होती है। तो a को विषम आव्यूह कब कहेंगे? ये विषम आव्यूह हमारी तब कहलाएगी जब at इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -a। तो यहाँ पर जो है वो उदाहरण के लिए हम ये ले रहे हैं, a जो है वो 0 - b, b 0, और यहाँ पे जो इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं वो इसी का ट्रांसपोज जब हम करते हैं तो माइनस लेते हैं जब बाहर, तो ये जो है वो पहली वाली मैट्रिक्स a के बराबर आ जाती है। तो ये किसके बराबर आ रही है? आपकी -a की, ठीक है। तो हमने ये देखा ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स का है वो -a के बराबर आ रहा है। और ये जो हमने ये बनाया है, ये क्या है? ये मुख्य विकर्ण के अवयव हैं। ये क्या है? मुख्य विकर्ण, ठीक है। मुख्य विकर्ण के अवयव जो हैं वो हम ये देख रहे हैं कि ये जो है वो शून्य होंगे, तभी विषम सममित आव्यूह हमारी जो होगी वो पहचानने में आसानी होगी। इसका मतलब a की पावर t यानी ट्रांसपोज बराबर -a, तो विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण पर सभी अवयव शून्य होंगे। ये हमें जानना है कि विषम सममित आव्यूह के मुख्य विकर्ण पर सभी अवयव क्या होते हैं? शून्य होते हैं। बस इतना हमें याद रखते हुए कि सभी अवयव शून्य होंगे मुख्य विकर्ण पे जितने भी होंगे, और ये हमारी मैट्रिक्स वह 2/2 की होगी, ठीक है। तो ट्रांसपोज भी 2/2 का ही होगा। तो ये ध्यान रखेंगे बस हम कि इस तरीके से जो नोटिंग है वो हमें याद रखनी है। दूसरी बात ये, इसी पे मैंने 2 क्वेश्चन लेकर समझाने की कोशिश प्रयास कर रही हूँ आपको, कि ये हमारा जो 3rd क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि यदि a जो है वो cos अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा, तो a प्लस a डैश इज इक्वल टू i हो, तो अल्फ़ा का मान बताइए। यहाँ पर आप a डैश को समझ ही चुके हैं, ये ट्रांसपोज है। तो a बराबर कितना आ रहा है आपका? इतना, और a डैश कितना आ रहा है? वो उसका ट्रांसपोज हमने करा, तो वो ट्रांसपोज करके भी जो हमारी वैल्यू आ रही है उसको समीकरण 1 और समीकरण 2 के रूप में लिया। अब हमने क्या है, हमें सिद्ध क्या इस करके वैल्यूज़ दी हुई है कितनी? a प्लस a डैश कंडीशन दी है, तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे। और यहाँ पर हमने ये देखा ये 2/2 की मैट्रिक्स है, तो ये जो आइडेंटिटी है वो भी हमारी 2/2 की रहेगी, ठीक। तो इसी तरीके से अब हमने ये देखा कि जो इनकी वैल्यूज़ हैं उनको एडिशन कर दिया, यानी पहला जो अवयव है a11 और ये हमारा b11, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये आपका आ गया a11 प्लस a11 प्लस b11। इन दोनों को ऐड करने पर ये हमारा ये प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर ये देख रहे हैं आप a11 b11, तो यहाँ पे आपने देखा a11 और b11 को ऐड कर दिया, तो ऐड करने पर हमारी जो वैल्यूज आ रही हैं वो ये आ रही हैं। अब इन्हीं को हमने क्या करा है, देखा आपने, मुख्य विकर्ण ना होके ये दूसरे विकर्ण है, तो इस विकर्ण पर हमारी जो वैल्यूज हैं वो 0 है, तो आइडेंटिटी के इक्विवेलेंट लग रहा है। तो 2 cos अल्फ़ा को हम इससे तुलना करेंगे, तो 2 cos अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 1, ठीक है। तो ये 1 आ गया, और जो cos अल्फ़ा है 1/2 आ गया। तो आपने ये देखा कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई? cos π/3 के रूप में, तो π/3 आ गई। तो 4th क्वेश्चन जो है वो आपको करना है, वो मैं दूंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये होमवर्क में आपका वर्क है, तो इसी तरीके से कर सकते हैं। नाउ अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और आगे भी मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे।